तो मित्रों, पैसा, फंडिंग और इन्वेस्टमेंट, आप कुछ भी कहो, इन तीन शब्द का नाम सुन के इंडियन स्टार्टअप्स के जो हैं कान ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे इंडिया पाक के मैच में दर्शक। क्योंकि भैया कैपिटल किसको नहीं बनानी, प्रोडक्ट को डेवलप करने में भी फाइनेंस लगता है भाई। तो कब तक हम खुद का पैसा लगाएंगे या अपने दोस्तों से उधार लेंगे या कब तक क्राउड फंड भी करेंगे। बैंक लोन तो वैसे ही बहुत खतरनाक चीज हो गई है शुरुआती स्टार्टअप्स के लिए। और एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल्स जो हैं वो बड़ी मुश्किल से उनके साथ बातचीत करने का मौका भी मिलता है। और इंडिया में दो चीजें बड़ी ट्रेंड में है, एक्सीलरेटर और इंक्यूबेटर, जो कि कहते हैं कि भैया स्टार्टअप्स को मदद करती है इनिशियल फेज में, करती है, मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अगर भीड़ एक तरफ ही जाएगी तो डिमांड कैसे भर पाएगी। तो एक मंत्र याद कर लो कि अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होगा जो क्रिएटिवली तो सोचेगा ही अपने स्टार्टअप के ऊपर, लेकिन वो भी होगा जिसको ये पता होगा कि क्रिएटिवली अपने पास कैश कैसे लाया जाए। क्योंकि रंगमंच में एंटरप्रेन्योर खुद को बेचता है अपने प्रोडक्ट से ज्यादा, तब जाके उसे फंडिंग मिलती है। तो ऐसे ही कुछ क्रिएटिव फंडिंग उठाने के तरीकों में आज मैं बात करने वाला हूँ। और बहुत कम चैनल्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये ग्रोइंग तरीके हैं तो लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन हाल ही में एक इंडियन स्टार्टअप ने भी इसको आजमाया है, और जो बाहर के स्टार्टअप है वो 5 से 15 करोड़ तक की फंडिंग लेते जा रहे हैं इन तरीकों से। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं। अगर नए आए हो इस चैनल पे तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऐसी ही वीडियोस आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पे आएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, IRA फाइनेंसिंग। अब इसका नाम कितने लोगों ने सुना है कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि इंडिया में ये जल्द ही आने वाला है। और जो इंडियन स्टार्टअप है एक जिसने इसको इस्तेमाल किया और मस्त फंड लेता जा रहा है, उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में ढूंढ के बताना मुझे। खैर, बात करते हैं IRA फाइनेंसिंग की, यानी इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट अकाउंट फंड्स की। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार रिटायरमेंट फंड है, अभी क्या करना है इसका और इसका स्टार्टअप से क्या लेना देना। मित्रों, यही तो बात है, तभी तो आप आए हैं इस वीडियो में। IRA फंड्स जो होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड फंड्स होते हैं। कभी आपने ये तो सोचा ही होगा कि मैं ऐसा कुछ कर दूं कि लोग जो हैं वो अपने आप ही मेरे स्टार्टअप में फंड करते चले जाएं, और जब भी मेरा प्री IPO लॉन्च के नजदीक हो तब मैं उसे सेल ऑफ कर दूं, जिससे मेरे इन्वेस्टर्स को भी अच्छा मिल जाएगा दाम। तो सेम IRA फंड्स ऐसे ही काम करते हैं। और ये काम कैसे करते हैं आइए जानते हैं। एक इन्वेस्टर जो कि डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने पोर्टफोलियो को स्टार्टअप के अंदर, तो वो एक सेल्फ डायरेक्टेड IRA खुलवाता है, जिससे प्रोसेस बड़ी आसान हो जाती है और वो अपने पसंदीदा स्टार्टअप में फंड कर सकता है। अगर उसको आपके स्टार्टअप पे विश्वास है, तो उसको पता है आपका स्टार्टअप अच्छा है और आगे बढ़ने के चांसेस हैं, तो वो आपको फंड करता रहेगा, बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह। अब मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, और जब ऐसी कोई स्टेज आती है IPO तक की स्टेज, तब उसको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, ये तरीका US फाइनेंसिंग मॉडल है, जो कि US में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और एक इंडियन स्टार्टअप है जिसने ऐसा किया है। आप खुद अपना सेल्फ डायरेक्टेड फंड जो है वो अपने स्टार्टअप के अंदर यूज नहीं कर सकते, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जान लेना। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके स्टार्टअप के अंदर पैसा लगाना चाहेंगे, क्योंकि उनको आप पे भरोसा है, तो वहां से आपको फंड मिलना चालू हो जाएंगे। ये एक नया और क्रिएटिव तरीका था, तो मेरा जिम्मेदारी थी मैं आपको बताऊं। आगे भी बहुत है, उनमें से भी आप ट्राई कर लीजिएगा। नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल। ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे PO फाइनेंसिंग का। अब ये मत पूछना PO फाइनेंसिंग क्या होता है। ये एक अरेंजमेंट किया जाता है थर्ड पार्टी एग्रीमेंट के द्वारा, जहाँ पर सप्लायर को जो है वो इतना फंड दे देते हैं, इनफ फंड, जिससे वो कस्टमर के परचेज ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सके। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए, PO फाइनेंसिंग वो फाइनेंसिंग होती है जो इमीडिएट फंड आपको देती है बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाने के लिए, और जो भी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो ऐसे में सप्लायर्स शिप करने से पहले ही जो प्रोडक्ट वेरीफाइड हो जाता है कि हमने भेज दिया है, तभी पेमेंट हो जाती है एडवांस। तो इससे क्या है, वर्किंग कैपिटल पे लोड नहीं आता और काम तेजी से चलते रहते हैं। ये मॉडल बनाया ही इसलिए गया था कि स्मॉल बिजनेस इसे यूज करें, और जो इनिशियल स्टेज पे जो है वो इसे यूज करके आगे बढ़े। लेकिन बहुत से लोगों का इस पे ध्यान जाता ही नहीं है। इसके बारे में अगर आप और रिसर्च करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा, और मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे मैं उसके कमेंट को पिन करके आंसर बता सकूं और अच्छे से डिटेल में। बढ़ता हूँ नंबर 6 की तरफ, वेंडर फाइनेंसिंग। अगर आपको टेंजिबल आइटम चाहिए अपनी इन्वेंट्री पे लगाने के लिए, टेंजिबल यानी जिसे आप छू सके, तो बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिन्हें आप कन्विंस कर सकते हो कि पेमेंट आप तब लें जब हमारा गुड्स सोल्ड हो जाए। इसका मतलब आपको 30 दिन का पेमेंट एक्सटेंशन मिलेगा या उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट वर्दीनेस पे और एक्स्ट्रा फीस पर। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, जो कि आगे लोन के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा, इससे आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो चलती
गिरती जाएगी, रुकेगी नहीं। तो इससे नतीजा ये निकलेगा आपको फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप फिर भी अपना माल बेच रहे होगे। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, माइक्रो लोन्स। शायद ये ऑब्वियस था कि मैं इसको इस वीडियो में डालूं, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक खुलते जा रहे हैं इंडिया के अंदर। एयू बैंक उसमें से सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो कि आपको फंड प्रोवाइड करता है प्राइवेट कंपनीज और नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स के लिए। ये खासकर बनाया गया है। मैं एयू की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी स्मॉल हाउस फाइनेंस ग्रुप्स होते हैं जिनका मकसद ही यही है कि वो प्रमोट करे एंटरप्रेन्योरशिप। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल राजोर पे एक्स, जो कि अकाउंट प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स के लिए, और एक नियो बैंक अकाउंट भी प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स के लिए। बाकी उज्जवन स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस, ये कुछ एग्जांपल है। बाकी बढ़ते हैं हम अपने चौथे तरीके की तरफ, जो कि है पीयर टू पीयर लैंडिंग। इसका तो मैंने स्टार्टअप आइडिया भी बताया था, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा वो। ये सिंपल एक प्रोसेस होती है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को ही फंड देते हैं, है ना? बड़ी मजेदार बात। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। खैर, ये बहुत सालों से तो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और इंडिया जैसे देश में जहाँ डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, वहाँ पीयर टू पीयर लैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे स्मॉल बिजनेस ग्रुप्स हो गए, एथनिक ग्रुप्स होते हैं। और अगर आप किसी स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो आपको पीर करने के लिए तैयार रहता है आपके जैसे ही नए आइडियाज के अंदर। अब तो ठोक दो लाइक। खैर, बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, पर्सनल क्रेडिट लाइंस। शुक्र है मैंने क्रेडिट स्कोर नहीं बोला। आपने क्रेडिट ले लेकर अपनी एक लाइन बना ली, और इतनी बेहतरीन लाइन बना ली और सिक्योर लाइन बना ली कि हर बैंक आपको अब लोन देने को तैयार हो गया। और जो अंडर एस्टिमेट करते हो ना आप लोग क्रेडिट कार्ड को, वो ऐसी चीज है ही नहीं। शायद एक स्टार्टअप में सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ क्रेडिट कार्ड ही होता है, क्योंकि इमीडिएट फंड आपको ऐसे मिलते हैं और दूसरी तरफ आपको उस वक्त पे भी नहीं करना होता, और इससे जो है हमारी ओनरशिप भी बनी रहती है। क्योंकि भैया हम किसी से टैक्स के बदले उधार तो नहीं ले रहे, उधार लिया है हम चुका देंगे, ईएमआई पे भी चुका देंगे, जो कि आपकी ओनरशिप को और ज्यादा मजबूत कर देता है। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। अब मैं क्या बोलूं, मुझे इस लिस्ट में लेना ही पड़ा इसे, क्राउड फंडिंग। लेकिन ऐसी वैसी क्राउड फंडिंग के बारे में नहीं बताऊंगा आज। आप में से बहुत लोग यही मानते होंगे कि क्राउड फंडिंग यानी मिलाप में अगर आपने अकाउंट बना लिया या किक स्टार्टर है तो ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा कि लोगों को पता भी ना चले और वो क्राउड फंड कर दे। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल मुझे घर पे ही देखने को मिला। मान लेते हैं आपको कोई चीज चाहिए जो कि 1000 रुपए की है और आपके पास 1200 रुपए है, तो 200 रुपए आपके बच गए। 200 रुपए डालते हो आप अपनी गुल्लक में, तो चलो भैया सेव हो गए। अगर इसी चीज को हम पब्लिक के सामने ले आए, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है या अपने स्टार्टअप को ही मान के चलते हैं, आपने ये प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिजाइन किया जो कि है 399 रुपीज की, जिसमें आपको पता है आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 299 में आ जाएगा, तो बाकी के जो 100 रुपए होंगे वो क्राउड फंडिंग के ही होंगे, वो प्रॉफिट में ना गिने। ये बड़ा विचित्र सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा लोगों को, क्योंकि प्रॉफिट वो तब माना जाएगा जब आपके उसी प्लेटफॉर्म से वो दोबारा वही सामान खरीदते चले जाए। जैसे कि हम Amazon पे देखते हैं, तो वो सेल्स के जरिए प्रॉफिट बढ़ाते हैं। अगर कोई आपके साइट पे आ रहा है, आपकी सर्विस बुक कर रहा है एक बार, तो जो आप जोड़ेंगे फर्स्ट टाइम वो क्राउड फंडिंग में जाएगा। जो सेकंड टाइम अगर कोई सर्विस आपकी लेगा तो आप वहां से क्राउड फंडिंग हटा देना, तो वो आ जाएगी आपकी सेल्स, और सेल्स के जरिए प्रॉफिट है। और क्राउड फंडिंग को असली नाम मिलता है प्री सेल्स का। प्री सेल्स के नाम से जाना जाता है क्राउड फंडिंग। तो बात वही है, वहीं के वहीं आ जाती है बात। बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, लेकिन वो तो शायद सबको पता होगा। क्रिएटिव तरीका है बड़ा, सीधा फंडिंग इवेंट्स में उतर जाना। आपके शहर में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसका आपको पता भी नहीं लगता, जो आपको फंड प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में और जानेंगे किसी वीडियो में, लेकिन और ज्यादा जानना चाहते हो फंडिंग के तरीकों के बारे में तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर देना, और आइडियाज जानना चाहते हो एकदम नए तो राइट वाली वीडियो को क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।